प्यारे छात्रों, हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। रैखिक प्रोग्रामिंग को हम एलपीपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। कल हमने बताया था कि जो एलपीपी होती है उसमें मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक उसका उद्देश्य फलन जेड से प्रदर्शित करते हैं। उद्देश्य फलन का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना रहता है। दूसरा हमने बताया था अवरोध, कॉन्स्टेंट्स, जो रैखिक असमीकाएँ होती हैं जिनके कंडीशन के आधार पर जेड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है। उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने तरीका बताया था कि असमीकाओं को पहले हम सलूशन निकाल देते हैं ग्राफिकल मेथड से, और जो हमारा फिजिबल रीजन आता है, सुसंगत क्षेत्र आता है, जो दिए गए असमीकाओं का हल होता है, तो उस सुसंगत क्षेत्र के कार्नर पॉइंट्स निकाल देते हैं। इन कार्नर पॉइंट्स पर ही जेड का मान महत्तम या न्यूनतम प्राप्त होता है। इस तरह से हम दिए गए जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं, और किस बिंदु पर निकला ये भी हम बता सकते हैं। इस तरह से हमारा एलपीपी सॉल्व हो जाती है। हमने कहा था कि एलपीपी से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन दिया रहेगा, एलपीपी हमें बनानी होगी, तब उस एलपीपी सॉल्व करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हमें एलपीपी दी गई रहती है, हमें केवल हल करना रहता है। तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं एलपीपी के अंतर्गत। ये तो हमने दो तरीका बता दिया कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब एलपीपी तीन तरह की हमारे सामने आती है। एक उत्पाद संबंधित, दूसरा परिवहन संबंधी, और तीसरा आहार संबंधी। उत्पाद संबंधित का मतलब उत्पादन से संबंधित, लाभ हानि, बेचना खरीदना, इससे संबंधित, प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, मशीनों से संबंधित, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो उत्पाद संबंधी क्वेश्चन। कल हमने जो क्वेश्चन लिया था वो उत्पाद संबंधी क्वेश्चन में आएगा। एक दूसरा हो ट्रांसपोर्टेशन संबंधित। परिवहन एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। परिवहन, माल ढुलाई, एक स्थान से दूसरे स्थान। कंपनियां प्रोडक्शन अलग करती हैं, स्टोरेज अलग करती हैं, और उन स्टोरेज को हम डिपो कहते हैं। मतलब जहां उत्पादन होता है उससे तो हम फैक्ट्री कह दें। उत्पादन करने के बाद उनको हम स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं रखेंगे। जहां हम सामानों को रखते हैं उन्हें हम डिपो कहते हैं। डिपो की भी अपनी एक क्षमता होती है। उस क्षमता से अधिक हम उस डिपो में माल सुरक्षित नहीं रख सकते। उसके बाद आती है बारी डिपो, फैक्ट्री से हमारा माल आकर के रख दिया गया डिपो में। अब डिपो से वह माल सप्लाई होता है। तो जब डिपो से माल सप्लाई होगा तो वहाँ हमें जहाँ माल भेजना है उस स्थान पर सुगमता से और कम परिवहन व्यय करके हम माल को कैसे भेज सकते हैं। हो सकता है पहले स्थान और दूसरे स्थान, दोनों में से किसी एक जगह से डिपो जो बना हुआ है, तो दोनों में से किसी एक डिपो से हम माल भेजेंगे वहाँ पे, तो हो सकता है वो सस्ता पड़े। तो ये पता करना कि कौन सा डिपो से किस जगह पे हमें माल पहुँचाना है जो हमारे परिवहन खर्च को न्यूनतम कर दे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं परिवहन संबंधी प्रश्न में। एक क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है कि दो गेहूं के भंडार हैं। भंडार को तो वही डिपो जहां गेहूं रखा रहता है स्टोरेज करके। भंडार हैं ए और बी, जिनकी क्षमताएं क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल हैं। मतलब दो भंडार गृह हैं, एक की क्षमता है 50 क्विंटल और दूसरे की क्षमता नहीं, एक की 50, एक की 100 क्विंटल और दूसरे की 50 क्विंटल क्षमता है। उन्हें 3 राशन की दुकानों पर गेहूं भेजना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें आई है, फ्री राशन। भंडार जहां रखा है भंडारण
सो वहाँ से हमें राशन की दुकान पर गेहूँ भिजवाना है। 3 राशन की दुकान पर हमें गेहूँ भिजवाना है जिनकी ज़रूरत मतलब डिमांड वहाँ की 60, 50 और 40 कुंटल है। मतलब यदि इन 3 राशन की दुकानों का यदि हम नाम दे दें डी, ई और एफ, ये 3 राशन की दुकानें हैं। इन 3 राशन की दुकानों पर जो आवश्यकता है, जो इनकी डिमांड है, वह पहले राशन की दुकान डी पर 60 कुंटल ज़रूरत है, ई पर 50 कुंटल की आवश्यकता है और एफ़ पर जो राशन की तीसरी दुकान है एफ़, उस पर 40 कुंटल की ज़रूरत है, डिमांड है वहाँ पे। भंडारों से दुकानों के लिए प्रति कुंटल व्यय ये दिया हुआ है टेबल में। टेबल समझना जान जाओ। प्रति क्विंटल परिवहन व्यय रुपया में है। को का मतलब ये, से का मतलब ये, नहीं सॉरी, से का मतलब ये और को का मतलब ये। ए से डी में, ए और डी के सामने देखो 6 लिखा हुआ है, ए के नीचे डी के सामने, माने ए से, ए भंडार गृह है, वहाँ से यदि हमें डी राशन की दुकान पर भिजवाना पड़ रहा है तो 1 कुंटल 6 रुपये पड़ रहा है परिवहन व्यय। और बी से, स्टोरेज बी से यदि हम डी को भिजवाएंगे तो केवल 4 रुपया प्रति कुंटल खर्च हो रहा है। इसी तरह से ए से ई भिजवाएंगे तो 3 रुपया खर्च है प्रति क्विंटल, और बी से ई को भिजवाएंगे तो 2 ही रुपया पड़ रहा है। ए से एफ को भिजवाएंगे तो 2.5 रुपया खर्च है, और बी से एफ को भिजवाएंगे तो 3 रुपया प्रति क्विंटल खर्च पड़ रहा है मेरा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण हेतु, मतलब हमें किसे न्यूनतम रखना है, मिनिमाइज करना है, परिवहन व्यय को मिनिमाइज करना है। परिवहन व्यय को मिनिमाइज करना है तो उसकी आपूर्ति हम कैसे करें? आपूर्ति का मतलब 2 स्टोरेज से, ए और बी से हम कितना कितना माल भेजें, कहाँ कहाँ भेजें, ताकि हमारा परिवहन शुल्क न्यूनतम हो। यह न्यूनतम परिवहन व्यय भी हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये परिवहन संबंधी, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए पहले हम एलपीपी बनाएंगे और फिर उस एलपीपी को सॉल्व करेंगे। एलपीपी बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ है उसको पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन एक साथ कह क्या रहा है। 2 हमारे पास स्टोरेज हैं, एक यह स्टोरेज है, इसको हम ए कह रहे हैं। इस यहाँ पर हमारा 100 क्विंटल गेहूँ रखा हुआ है। दूसरा स्टोरेज हमारा ये बी है, जहाँ पर 50 क्विंटल हमारा गेहूँ रखा हुआ है, ये बी है। यह हमारे राशन की दुकानें हैं, ए, बी और नहीं सॉरी डी, ई और एफ। इनकी आवश्यकताएं 60 क्विंटल की है, 50 क्विंटल की है डिमांड और 40 क्विंटल की डिमांड है। ये क्वेश्चन हमारा दिया है। अब एक और चीज़ कह रहा है, ये खर्च की बात हम लिख लें कि ए से डी में भेज रहे हैं, ए से डी में भेज रहे हैं तो 6 रुपया हमारा लग रहा है। ए से ई में भेजेंगे तो 3 रुपया हमारा खर्च लग रहा है, रुपया 3। और ए से एफ में भेज रहे हैं तो हमारा जो खर्च है वह 2.5 रुपया है। अब बी से बात करते हैं। बी से डी में खर्च 4 रुपया है प्रति क्विंटल। बी से ई में खर्च है 2 रुपया प्रति क्विंटल, और बी से एफ के लिए खर्च है 3 रुपया प्रति क्विंटल। यह हमारा क्वेश्चन एक साथ दिखने लगा, एक फिगर में दिखने लगा। अब इसे हमें मानना है
कि कैसे हम भिजवाएं ए और बी से माल को ताकि हमारा परिवहन शुल्क न्यूनतम। तो हम किसी एक डिपो से शुरू करते हैं। एक डिपो से हम माल भिजवा रहे हैं। हमने मान लिया कि ए से इस डी को हम x क्विंटल माल दे देते हैं, बाद में हम x का मान निकाल देंगे, वही हमारा परिवहन आपूर्ति के लिए प्रश्न का उत्तर होगा। x क्विंटल गेहूं हम ए से डी को भिजवा दिए, y क्विंटल गेहूं हम ए से ई को भिजवा दिए। अब इसके पास कितना बचा, x और y क्विंटल निकल गया, माने x प्लस y क्विंटल निकल गया। इसके पास 100 क्विंटल था बचा हुआ, तो बचा हमारा 100 माइनस x माइनस y, इतना क्विंटल गेहूं अभी इसके पास बचा है, तो इसको हम भिजवा दे रहे हैं ई के पास। 100 माइनस x माइनस y, ये हमने भिजवा दिया। ए से सारा गेहूं बी डी ई और एफ को चला गया। यहाँ हमने खर्च लिखा है व्यय, परिवहन व्यय, ये हमने कितना कुंटल भेजा, व्यय कितना कुंटल, व्यय कितना कुंटल हमने भेजा। अब आते हैं इसकी बारी। यहाँ 60 कुंटल की आवश्यकता थी, x क्विंटल हम ए से पा लिए, तो अब बी से कितना हमको चाहिए, 60 माइनस x क्विंटल अभी और हमको चाहिए, जो हम बी से ले लेंगे। इस तरह ई की बात करें, 50 कुंटल की ज़रूरत है, y क्विंटल हमें मिल गया, तो बी से हमें 50 माइनस y क्विंटल अभी गेहूँ चाहिए। और इसकी बात कर लेते हैं यफ की, इसकी डिमांड है 40 की, इसके पास पहुंचा कितना, 100 माइनस इतना पहुंचा, तब उसकी ज़रूरत अभी और कितनी है, 40 में से इसको हम घटा देते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 60। x प्लस वाई माइनस 60 अभी हमें b से लेकर के f को दे देना है, अर्थात x प्लस वाई माइनस 60 कुंटल गेहूँ b से f को जा रहा है। अब जब रुपया और मात्रा दोनों है, यदि 6 रुपया प्रति कुंटल की दर से x क्विंटल का खर्च परिवहन कितना आ जाएगा, 6x आएगा। यहाँ 1 क्विंटल भेजने में a से e को 3 रुपया लगता है, तो y क्विंटल के लिए 3 और y रुपया लगेगा। यहाँ से यहाँ के लिए खर्च होगा 2.5 गुणे 100 माइनस x माइनस वाई। यहाँ से b से d के लिए खर्च होगा 4 गुणे 60 माइनस x। b से f के लिए खर्च होगा 2 गुणे 50 माइनस वाई, और b से f के लिए खर्च होगा 3 गुणे x प्लस वाई माइनस 60। यदि गुणा करके जोड़ देते हैं तो सारे खर्चे हमें मिल जाएंगे, अर्थात हमारा परिवहन शुल्क, परिवहन व्यय निकल जाएगा। परिवहन व्यय हम निकाल दें, इसका इसमें गुणा करेंगे, ए से डी का परिवहन निकलेगा 6 गुणे x प्लस ए से ई का परिवहन 3 गुणे वाई, 3 इंटू वाई। ए से एफ के लिए परिवहन शुल्क होगा 2.5 गुणे x माइनस वाई, अर्थात 2.5 ब्रैकेट में 100 माइनस x माइनस वाई। यह ए से डी ई और एफ राशन की दुकानों पर भेजने का खर्च हो गया। अब आते हैं बी से, डी के लिए 4 गुणे 60 माइनस x, अर्थात 4 60 माइनस x, प्लस बी से ई के लिए हो जाएगा 2 गुणे 50 माइनस वाई, 2 गुणे 50 माइनस वाई, और तीसरा होगा बी से एफ के लिए 3 गुणे x प्लस वाई माइनस 60, x प्लस वाई माइनस 60। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़कर इसे हम हल करेंगे। x और y के पदों को हम एक साथ ले लें, x और y के पदों को एक साथ यदि हम लेते हैं, यह 6x होगा, यह हो जाएगा 25, ठीक है। 2.5x होगा माइनस में, तो 6 में से 2.5 निकल गया, तो बचेगा 3.5, 3.5
x हमारा यहाँ बचा और प्लस 4x यहाँ है, तो 4x है प्लस में 3.5 वहाँ पर प्लस में, तो 7.5 हो गया, 7.5 और प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा। एक और देख लेते हैं क्या कह रहा है कि माइनस में 4x है अब माइनस में 3.5 यहाँ था, प्लस में फिर से देख लें 6x माइनस 4x, तो प्लस में 2x बचेगा, प्लस में 3x, तो प्लस 5x, अब 5x में 2.5x माइनस होगा तो 2.5x बचेगा, अर्थात 2.5x हमारा बचा। अब y की बात करते हैं, प्लस में 3y अब प्लस में 3y 6y हो गया, अब माइनस में 2y तो 4y बचा, और 4y में से 2.5y निकल गया तो बचेगा 1.5y, अर्थात 1.5y। अब बचर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 250 हो गया, 250, 6 जोग 24 यहाँ है, 100 यहाँ है और माइनस 180 यहाँ है। इसको हम 250 अब प्लस 100 करेंगे 350 हो जाएगा, 350 और 240 जोड़ेंगे 350 और 240, तो ये हो जाएगा 590। अब 590 में से 180 हम घटा दें, 590 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा 410, तो ये हमारा परिवहन व्यय हो गया। चूँकि इसी को हमें मिनिमाइज करना है, अर्थात यही हमारा ऑब्जेक्टिव फलन होगा और इसका हमें मिनिमाइज करना है, इसे हमें न्यूनतम दिखाना है, ये ऑब्जेक्टिव फलन हो गया। अब आते हैं अवरोध की बात। ये जितने फिगर हमारे दिख रहे हैं, ये निगेटिव वाले, ये और ये सब हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, 100 माइनस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम उसको उधर लेके चले जाएं तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। इसको यदि हम करते हैं 60 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, अर्थात x इज लेस देन इक्वल टू 60। इसको करें हम 0 से बड़ा, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, अर्थात y इज लेस देन इक्वल टू 50। और उसके बाद अंतिम है x प्लस वाई माइनस 60, x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, 60 को उधर लेके चले जाएं तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये हमारे अवरोध हो गए, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये हमारे अवरोध हो गए। और यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है वो हमारा LPP हो गया, ये हमारा LPP हो गया, अर्थात हमने दिए गए क्वेश्चन से LPP बना लिया। अब जब LPP बन गई तब हमें केवल LPP को हल करना है। LPP का हल तो जान ही रहे हैं, उसी तरीके से हम इसको हल कर देंगे ताकि हमें इस परिवहन व्यय का मिनिमाइज वैल्यू पता चल जाए। हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इस LPP को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करें, असमीकाओं को। असमीकाओं को सॉल्व करने का हम ग्राफिकल तरीका, कल हमने बताया था ग्राफिकल तरीका हम अपनाते हैं। ग्राफीय विधि से हम हल निकालते हैं। ग्राफीय विधि से जब हम निकालते हैं हल तो उसके लिए हम
अक्षों को ले लें, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, सॉरी एक्स डैश और ये वाई डैश और ये हमारा मूल बिंदु है। अब हम बात करते हैं इसको, ये दोनों तो कल हम बताया था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और ये दोनों एक साथ मिल करके हमें मिल जाएगा दोनों पॉजिटिव अर्थात पहला चतुर्थांश। तो हल को हम पहले चतुर्थांश में देखेंगे, इसको अभी हम ड्रा ना करें। हम ड्रा कर रहे हैं एक्स प्लस वाई। पहला हमने समीकरण लिया एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इसको हम समीकरण रूप में लिखें एक्स प्लस वाई बराबर 100। इसको यदि हम एक्स और वाई ले लें, 0 के बराबर दो बिंदु हमें निकलेगा। जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 100 और y बराबर 0 लेंगे तो x का मान 100। तो 0, 100 एक बिंदु मिला और 100, 0 दूसरा बिंदु मिला। दो बिंदुओं को हम ले लेते हैं। एक हमने लिया 100, 0 और दूसरा बिंदु हमने लिया 0, 100। दूसरा बिंदु हमने लिया 0, 100। इन दोनों को हम मिला रहे हैं, मिला करके हमने रेखा खींच दिया। यह पहली हमारी रेखा हो गई। x प्लस वाई बराबर 100 लेस देन इक्वल टू जो असमिका की बात है, तो असमिका जब x और y की जगह पे 0, 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात जो मूल बिंदु है 0, 0 वह दिए गए असमिका को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 0, 0 दिए गए असमिका का हल है। और 0, 0 अर्थात मूल बिंदु इस रेखा के नीचे है, अर्थात इस रेखा के नीचे जितने बिंदु हैं वह इस असमिका के हल हैं। अब दूसरे की बात कर लें, इसकी बात पहले कर लें फिर इन दोनों की हम बात करेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको हमने दूसरी असमिका माना। इसको हम यदि बराबर समीकरण रूप में लिखेंगे तो हमें x y से संबंधित दो बिंदु मिलेंगे, 0, 60 और 60, 0। जैसे हमने यहाँ किया था वैसे यहाँ भी होगा। दो बिंदु 0, 60 और दूसरा होगा 60, 0। हमने इसको ड्रा कर दिया। ये 100 है तो इधर कहीं 60, 0 होगा, यहाँ कहीं 0, 60 होगा। इन दोनों को मिला करके हमने एक रेखा खींच लिया। और वह रेखा जब हम खींच रहे हैं, यहाँ पर हम मान लें ये है। अब चूँकि देखें कि यह समीका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मूल बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। x की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर 0 रखें, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा? नहीं होगा, अर्थात असमिका संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात मूल बिंदु इस दूसरे वाले असमिका का हल नहीं है। मूल बिंदु नहीं है अर्थात नीचे नहीं हल होगा, तो कहाँ हल होगा? हल होगा इसके ऊपर के बिंदु। इसके ऊपर की तरफ हमने रेखा खींच दिया। अब तीसरे की बात करें, x बराबर 60। तीसरी हमारी यह समीका है x इज लेस देन इक्वल टू 60। समीकरण लिखेंगे तो x बराबर 60 होगा। x बराबर 60 का मतलब हो गया कि y अक्ष के समांतर एक रेखा जो 60 दूरी पर है। तो 60 का मतलब यही हो गया। तो हमने y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी। ये हमारी तीसरी असमिका हो गई। मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है तो इसका हल इधर की तरफ होगा। यह हल इधर की तरफ हो जाएगा। मूल बिंदु यहाँ रख लें, 0 लेस देन इक्वल टू 60 ही है, इसका मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। अब चौथे की बारी। चौथा हमारा है असमिका, चौथा y इज लेस देन और इक्वल टू 50। जब समीकरण के रूप में लिखें तो y बराबर 50 x अक्ष के समांतर एक रेखा है जो 50 की दूरी पर है। ये 60 वाली लाइन है, उसके नीचे 50 वाली लाइन होगी, ये 50 हो गई। यह असमिका भी मूल बिंदु पर संतुष्ट होगी, अर्थात इसका जो हल होगा वह नीचे की तरफ होगा। यह हमारा नीचे की तरफ हो गया।
पहले चतुर्थांश में हमें देखना है, मतलब हमें दूसरे की बात हम करनी ही नहीं है। इसी चतुर्थांश में हमें केवल इन सभी असमीकाएं 1 2 3 4 5 6 असमीकाओं का हल हमें केवल पहले चतुर्थांश में देखना है। अब देखा जाए, इसका हल नीचे की तरफ है, इसका हल ऊपर की तरफ है, इसका हल इधर की तरफ है, इसका हल इधर की तरफ है। तो ये वाला हिस्सा हमारा बचा जो दिए गए असमीका का हल हो रहा है। यदि हम सुसंगत क्षेत्र निकालें जो इन 6 समीकरणों का हल है, इसके इधर जाएं, इसके नीचे जाएं, इसके नीचे आएं, इसके ऊपर जाएं। अब पहले चतुर्थांश में देखें तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र मिल रहा है। ये हमारा छायांकित जो भाग है वह असमीकाओं का हल है, अर्थात दिए गए असमीकाओं के हल इस क्षेत्र में स्थित हैं, ये छोटा वाला क्षेत्र छोड़ करके। अब z का जो मिनिमाइज मान होगा, न्यूनतम मान होगा, वह इसी सुसंगत क्षेत्र के कार्नर पर स्थित होगा। कार्नर हमारे 4 हैं, 1 2 3 और 4। यदि हम नाम रखें A B C D, ये 4 हमने बिंदु हैं। 4 बिंदुओं पर ही z का मान न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा। A का निर्देशांक 60,0 है, B C D का निर्देशांक हम पहले निकाल दें और फिर उन निर्देशांकों पर, उन बिंदुओं पर हम z का मान निकाल करके उसमें से मिनिमम मान हम छांट लेंगे। बिंदु B कहाँ स्थित है? यह इस रेखा पर है और यह इस रेखा पे है, माने 1 और 3। यह 2 रेखाएं हैं, 1 नंबर और 3 नंबर, जिनका इंटरसेक्शन B है। 1 नंबर रेखा हमारी है x + y = 100। 3 नंबर हमारी रेखा है, यह y अक्ष के समांतर है, तो x बराबर 60। यदि इसको हम हल करेंगे तो 60, y का मान 40 आ जाएगा। तो यह हमारा बिंदु B का निर्देशांक हो गया 60, 40। दूसरा, यदि हम देखें C, तो C हमारा 4 नंबर और 1 नंबर पर स्थित है। 1 नंबर हमारी रेखा है x + y = 100। 4 नंबर हमारी रेखा है y = 50। इन दोनों को हल करेंगे तो बिंदु C का निर्देशांक होगा 50, 50। अब बात आती है बिंदु D की, जो इस 4 नंबर और 2 नंबर रेखा पर स्थित है। 2 नंबर हमारी रेखा है x + y = 60। 4 नंबर रेखा है y = 50। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो D का निर्देशांक निकलेगा, यदि हम 50 रखेंगे तो x मान 10 आ जाएगा। 10 - 50, 10 - 50, यह बिंदु D का निर्देशांक हो गया। 10 50, 60 0, 60 40 और 50 50, ये हमारे 4 बिंदु हैं। चौथा बिंदु हमारा A दिया ही है 60, 0। इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान निकालें। बिंदु A 60, 0 पर z बराबर, B 60, 40 पर z बराबर, C 50, 50 पर z बराबर और D 10, 50 पर z बराबर। 60, 0 माने x का मान 60, y का मान 0 रखेंगे। इसमें x का मान 60, y का मान 0, तो z का मान निकलेगा 560। x का मान 60 रखें, y का मान 40 रखें। इसमें x का मान 60, y का मान 40 रखेंगे, 60 40, तो इस z का मान हो जाएगा 620। तीसरा, यदि हम x का मान 50, y का मान भी 50 रखें, इस z का मान हो जाएगा 610।
चौथा x का मान 10 y का मान 50 रखेंगे, x का मान 10 y का मान 50 रखेंगे तो z का मान होगा, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर रख करके, x का मान 10 रखेंगे तो यह 25 होगा, और y का मान 50 रखेंगे, यहाँ पर 50 रखेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 510। और इन चारों वैल्यू में सबसे न्यूनतम मान कौन है? न्यूनतम मान हमारा हो गया 510। तो न्यूनतम परिवहन व्यय कितना हुआ? न्यूनतम परिवहन व्यय यह बराबर हो गया 510 रुपया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। न्यूनतम परिवहन व्यय कब मिल रहा है? जब x का मान 10 है और y का मान 50 है, अर्थात x का हमने क्या माना था? A से D के लिए हमने x माना था। तो A से D पर हम 10 क्विंटल गेहूँ भेजें, A से E पर हम 50 क्विंटल गेहूँ भेजें, और A से F पर हम दोनों घटा लें। तो भेज दिया हमने 10 और 50 60 हमने भेज दिया, उसकी क्षमता 100 थी तो 40 क्विंटल हम भेजेंगे F पर। ठीक है, A से D E F पर हमने 10 50 और 40 क्विंटल गेहूँ भेज दिया। अब B से D के लिए हम कितना भेजें? B से हम E के लिए कितना भेजें? B से हम F के लिए कितना भेजें? इनकी डिमांड 60 की थी और इस पर हमने 10 भेजा है तो 50 क्विंटल और जाएगा, B से जाएगा। इसकी डिमांड 50 की थी, हमने 50 भेज दिया तो यहाँ पर 0 क्विंटल भेजेंगे। इसकी डिमांड F की 40 की थी, हमने या A से ही 40 भेज दिया तो B से वहाँ कुछ न जाएगा। यह हमारा भेजने का आपूर्ति का तरीका है। और इस तरह से यदि हम आपूर्ति करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे कम खर्च में हम आपूर्ति गेहूं को राशन की दुकानों पर भेज सकते हैं। इस तरह से यह हमारा परिवहन व्यय पर आधारित LPP हल हो गया।